हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हालचाल सबके? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ शुरू करते हैं नया सेशन, जो है फूड अडल्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि खाद्य में मिलावट अक्सर बात है, चाहे वो गवर्नमेंट के खाद्यान्न में हो, चाहे वो मार्केट से कुछ लेते हैं उसमें खाद्यान्न में हो। आजकल आम भी सर्दियों का मौसम मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट है। उसको प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के द्वारा पकाया जाता है और उसे बेचा जाता है मार्केट में। आज हम इन्हीं इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक जजमेंट दिया। उसने कहा था कि जो खाद्य मिलावट है, खाद्य मिलावट में कुछ नमूनों को एकत्रित करो और उसको लैब में भेजो। जो एफएसएसआई है, भारत का जो फूड डिपार्टमेंट है, उसकी एक संस्था है, उसके द्वारा जो लैब को रखा जाता है, लैब को उनके द्वारा सुपरविजन किया जाता है, तो वहां पर भेजना चाहिए और वहां पर मिलावट का पता लगाना चाहिए कि कहाँ पर मिलावट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी है इंडिया की, उसमें आपको नमूने भेजने चाहिए। जो जो मिलावट वाले खाद्य पदार्थ है उनको भेजो और पता लगेगा कि इसके फूड एडल्ट्री के पीछे कौन है, कौन सा माफिया काम कर रहा है और क्या इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज कर रखे हैं, जो कि गवर्नमेंट सरकार ने बंद कर रखे हैं, बैन कर रखे उस पर। तो आइए शुरू करते हैं फूड अडल्ट्रेशन। हम सबसे पहले जानेंगे कि फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, खाद्य में मिलावट कैसी होती है और उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव मिलते हैं, चाहे आप पर, चाहे मुझ पर और चाहे सरकार पर। मैं हमेशा कहता हूं 3 से हमेशा काम आता है। हर एक चीज जो यहाँ पर हो रही है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, चाहे इंडिया लेवल पर हो रही है, वो सरकार, सामान्य व्यक्ति और समाज, तीनों सब पे फर्क जरूर पड़ता है और हम उसी की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, सारे टॉपिक इन चीजों के आसपास ही चलते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, आज का टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि खाद्यान्न में मिलावट क्या है। खाद्यान्न में मिलावट, आगे चलते हैं कि आजकल जो सब्जियां आती है मार्केट में, हम लेने जाते हैं, केरी मिलती है हमें सर्दी में। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चीजें होती है, जैसे जो यूनिवर्सल फूड बन चुका है, हमें पता है कि फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें सारे टाइम मिलती है, ऑल द टाइम दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीजों से दूर रहे, क्योंकि इससे फूड अडल्ट्रेशन और बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है। हम आगे देखेंगे, इसी की बात करते हैं। तो सब्जियां कहीं ना कहीं जहर बन रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज खराब है, ये चीज हमें नुकसान करेगी। हम कैसे मान लें कि दिसंबर में तरबूज आ रहा है, दिसंबर में तरबूज, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसको फूड प्रिजर्वेटिव के द्वारा, केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है और उसे मार्केट में बेचा जा रहा है। तो बात करें व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन, खाद्यान्न मिलावट क्या होते हैं। फूड अडल्ट्रेशन एंड सेफ्टी, एक वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और हाल ही में जब G20 की मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की थी कि 2023 का जो वर्ष होगा वो विश्व बाजरा दिवस होगा। जैसा आपको पता है कि राजस्थान मिलेट्स में, बाजरा में सर्वाधिक उत्पादन करता है, प्रथम श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो बाजरा की जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी तक पहुंचाया जाए कि बाजरा में कितना न्यूट्रिशन होता है, कितना पॉजिटिवनेस होती है, उसमें एनर्जी होती है। वो कम पानी में भी, एरिड इलाकों में, जैसलमेर साइड, पश्चिमी क्षेत्र में भी कम पानी में अपनी उपज अच्छी देता है, किसानों को उचित मूल्य देता है, सरकार के लिए बेनिफिशियल होता है। जो सड़ता है वो सड़ने में भी कम टाइम लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो भारत सरकार ने विश्व लेवल पर यूएन से अनुमति लेके जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 का वो डिक्लेयर करवाया था, वो कहीं ना कहीं मिलेट को देखते हुए या फूड अडल्ट्रेशन को देखते हुए करवाया था, जिससे छोटे लड़कों को, महिलाओं को, व्यक्तियों को उचित न्यूट्रिशन जितना चाहिए एक बैलेंस डाइट में। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक थाली के अंदर जितने भी आपके रोटी 600 कैलोरी की, सब्जी, पूड़ी, अचार, ये सारी चीज मिलती है, वो बैलेंस डाइट होती है कि हमें सारे तत्वों की आवश्यक जरूरत पूरी हो रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि बरसात में फल सब्जियां रखने और खाने के सही तरीके क्या हैं, क्योंकि तरीकों पर आजकल बहुत प्रश्न उठता है। तो बात करते हैं, सिरके वाले गुनगुने पानी में फल सब्जियां धोए, फल सब्जियों को काट कर स्टोर न रखें, पत्तियां सब्जी से जड़ डंठल अलग करके स्टोर करें। ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन दे रखे हैं। हम पहले बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या सरकारों ने जो आंकड़े, विभिन्न आंकड़े, अगर हम डेटा के अनुसार चलें तो जो वर्ल्ड बैंक है या फिर जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक आंकड़ा है कि लगभग पूरे साल में 10 में से 1 व्यक्ति फूड अडल्ट्रेशन से उसकी मृत्यु होती है।
तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर होगी। लगभग पूरे साल में 60 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो फूड अडल्ट्रेशन, जो गरीबी या फिर फूड अडल्ट्रेशन जिसमें लोगों को उचित न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उचित पोषण नहीं मिल पाता है, उससे ग्रसित है 10 में से 1 लोग। ये लगभग अगर डेथ की बात करेगी तो उसमें 4.2 लाख हर साल उनकी मृत्यु होती है। किसके कारण? फूड अडल्ट्रेशन कारण, यानी कि खाद्यान्न में मिलावट के कारण। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी स्टंटिंग के केस या वेस्टिंग के केस, ठिगनापन, बोनापन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उनके भी केस बढ़ते हैं। लगभग अभी भी कहते हैं कि 48% अनीमिया के केस आते हैं महिलाओं में, क्योंकि उनमें B12 की कमी होती है, Fe की, आयरन की कमी होती है। तो ये कहीं ना कहीं किस्सा है, जो हमें पोषक पदार्थ मिलने चाहिए थे फल फूल सब्जियों से, वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हम उस पर प्रिजर्वेटिव, हम उस पर केमिकल डाल रहे हैं, जल्दी पका रहे हैं। जो न्यूट्रिशन, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन है उस फल का, उस आम का, उस सब्जी का, वो हम कहीं ना कहीं उस केमिकल से मार रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये ठिगनापन, बोनापन, ओवरवेट हो जाना। कम उम्र में, आज देखा होगा आपने कि कम उम्र में लोग मोटे हो जाते हैं, ओबिसिटी का शिकार हो जाते हैं। लगभग 39% ऑफ जो एज है, जो यूथ पॉपुलेशन है, तो उसका 39% इंडिया में ओबेसिटी का शिकार है। लगभग 37% स्टंटिंग है, यानी कि उन्हें ठिगनापन है। आगे हम बात करते हैं तो हमें ये देखो कि हेल्थ डज नॉट मीन स्टार्विंग योर सेल्फ एवर। हेल्थ मीन्स ईटिंग द राइट फूड इन राइट अमाउंट, कि सही मात्रा में सही चीज खाना जरूरी है। खाना खाने का मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को खा सकते हैं। प्रोसेस फूड भी आता है, चाइनीज आइटम भी आता है, इनको खाना सही नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। चाहे वो टोमेटो सॉस की बात करो, चाहे किसी पे, हमेशा एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि FSSAI द्वारा, जो फूड भारतीय मानक प्राधिकरण है, जो फूड का भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण है, उसमें के पीछे लिखा होता है कि ये शुगर इतनी ऐड है, नमक इतना ऐड है, सारे न्यूट्रिशन को देखो, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फूड भी मिलावटी वाले चलते हैं, और मिलावटी वाले तो मिलावटी चलते ही हैं, क्योंकि इसे सरकार और ये जो इंडस्ट्री लोग, उनका धंधा हो चुका है कि उनमें जितना मिलाएंगे उतना टेस्टी बनेगा, उतना टेस्टी बनाएगा, ज़्यादा बिकेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि राइट, एक मूवमेंट चला था 2020-21 में, ईट राइट मूवमेंट, यानी कि सही खाने की आदत डालना। व्यक्तियों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारों ने बहुत कोशिश की, सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने, बहुत सारे NGOs ने बहुत सारी कोशिश की, जिसमें सही ईट राइट मूवमेंट की, सही खाने की जरूरत है। सही समय पर सही खाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे अपनी पौराणिक धर्मों के अनुसार कहा जाता है कि वीक में एक बार व्रत रहना चाहिए, या फिर शाम को हल्का भोजन करना चाहिए, हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। इन बातों में कहीं ना कहीं उसका सार है, इसलिए हम अपनी आयु धीरे धीरे कम हो रही है। आपने देखा होगा अपने दादा दादी की उम्र के लोग, जनरेशनल वाइज जो एज गैप है ना, वो कम हो रहा है। तो हमें उसी को निदान करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। जो मैंने बताया कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण, अंडरस्टैंडिंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2024। FSI जो थीम थी ना इस बार, वो SSI का कब हुआ था? 5 अगस्त 2011 को स्टेब्लिश हुई थी। तो जो इस टाइम जिसका थीम रहने वाला है वो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमेशा चीज़ों को समझती है, उसके मानक जारी करती है कि टमाटर या फिर कोई टमाटर सॉस होगा, उसके मानक क्या होंगे, उसमें कितना शुगर ऐड होगा, कितना केमिकल ऐड होगा, या फिर कितना सोल्ट, फैट, ऑयल कितना ऐड होगा। ये सारे ये मानक निकालते हैं FSSAI वाले, जिसमें इसके बहुत सारे ऑफिसेस है, पूरे लगभग 14 से 15 ऑफिसेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये मानक जारी करती हैं, जिससे हर एक फूड का, हर एक सब्जी का, हर एक फल का एक मानक होता है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। हमें बस उसकी जागरूकता नहीं है, मैं यही काम करना है आज, अब जागरूकता फैलानी है आपके लेवल पर, मेरे लेवल पर, समाज के लेवल पर, कि वो जागरूकता जो FSSAI के स्टैंडर्ड, जो मानक तय किए गए हैं, उसके अनुसार फल सब्जी या कोई प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि उस पर लिखा आता है पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा आता है कि इसमें इतना एड है, इसमें नहीं है, और उस पे इसी की वेबसाइट दिए गए हैं कि ये मानक होने चाहिए। अगर मानक के अनुरूप नहीं जाता है तो वहां पर क्रॉस का, लाल क्रॉस का निशान प्रोडक्ट के पीछे दिया होता है। हमें उसी की अवेयरनेस की जरूरत है। जब भी प्रोडक्ट खरीदो आप मार्केट में, मॉल में, तो ये देखो, क्योंकि ये जागरूकता इसी से फैलती है। आगे चलते हैं। जो मैं बताया था स्टंटेड, यानी कि जो ठिगनापन होता है, यहां पर हाइट कम रह जाती है, देखो हाइट कम है लेकिन ओबिसिटी यानी कि फेट बढ़ जाता है। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बच्चा ऐसा दिखता है। और जो वेस्टेड होता है, जो वेस्टेड है, वो बोनापन है, जो उसमें वो लड़का ऊंचा हो जाता है, यानी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की कमी, उसके हाथ पैर पतले हो जाना, उसके हड्डियां कमजोर हो जाना, तो ये वेस्टेड की निशानी। ये नॉर्मल, ये स्टंटेड है, स्टंटेड बोनापन है।
आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि कम, यानी कि गरीब न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन से शरीर को कितना नुकसान है। इंडिया, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान आर द होम टू ऑलमोस्ट हाफ 47% ऑफ द स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड क्या होता है, ये जिसमें हाइट कम होती है, ठिगनापन, लेकिन उसकी ओबेसिटी या फिर फैट बढ़ जाता है। तो उसी में कि जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं जिनकी हाइट कम रह गई और वेट बढ़ चुका है और ठिगने रह गए हैं, उनकी कितनी पॉपुलेशन है, 47%। वो भी 3 ही कंट्रीज है, इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। इन तीनों में विश्व की जो जनसंख्या है उसमें जितने भी बच्चे आते हैं उसका 47% इन तीनों देशों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड 46.6 मिलियन, यानी कि 46 करोड़ लोग, या नाइजीरिया में 13 करोड़ लोग और पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग। इससे दिखता है कि इंडिया में सर्वाधिक है, सर्वाधिक ऐसे चिल्ड्रन है जिसमें स्टैंडर्ड यानी कि ठिगनापन के शिकार हुए बच्चे हैं। ठीक है, ये 5 साल के बच्चों की बात हो रही है, 5 साल से कम बच्चों की बात हो रही है। और इसी में जो WHO का मैंने आंकड़ा शुरू में बताया था कि 60 करोड़ लोग पूरे हर साल फूड एडल्ट्रेशन, खाद्यान्न मिलावट के शिकार होते हैं, जिसमें से 4.2 लाख की मृत्यु हो जाती है। उसी में जो बच्चे आते हैं 5 साल से कम बच्चे, उनकी लगभग 40%, 60 करोड़ का 40%, लगभग 2.4 करोड़ जनसंख्या है, वो बच्चे हैं जो 5 साल कम है। उनको ठीक ना, उनका फूड एडल्ट्रेशन यानी खाद्यान्न मिलावट के शिकार बनते हैं 2.4 करोड़ बच्चे 5 साल से कम, और उसमें भी लगभग 1.25 करोड़ लोग की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है फूड एडल्ट्रेशन से। आगे देखते हैं कि इंडिया ऑल्सो अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ठिगनापन तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये वेस्टेड भी है, जिनकी हाइट लंबी हो चुकी है लेकिन वो पतले, उनमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। वो कितने, लगभग 25 करोड़ लोग। और जैसे मैंने बताया कि 48 से 49% एनीमिया के अभी भी केस देखने को मिलते हैं। ग्लोबली 150 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर स्टैंडर्ड एंड 50 मिलियन आर वेस्टेड। देखो ग्लोबली कितना जो लेवल है, जो वेस्टेड है वो इंडिया में 25 करोड़ है और यहाँ पर 50 करोड़, जस्ट दुगुना है। और जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं 46 करोड़ है और यहाँ पर 150 करोड़ है, तो लगभग 3 गुना है। तो चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, इजिप्ट, यूएस, ब्राजील एंड पाकिस्तान हैव मोर देन मिलियन चिल्ड्रन ओवरवेट यानी कि ओबिसिटी, ओवरवेट हो जाते हैं। बच्चे अगर 5 साल के, 8 साल के, उनका वजन भी कहीं ना कहीं 30 से 40 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है WHO की गाइडलाइन के अनुसार। तो जो चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसमें ओवरवेट के केसेस ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो फूड हैबिट्स हैं वो निरंतर चेंज होती जा रही। हम खाद्यान्न जो नॉर्मल ऑर्गेनिक फूड्स को छोड़ के हम प्रोसेस फूड पे जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, टेस्ट में अच्छा होता है, इसीलिए। आगे चलते हैं, रीजन फॉर द फूड अडल्ट्रेशन। उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं? पहला है कि लेक ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। दूसरा है लेक ऑफ द प्रॉपर फूड लॉज, कि फूड लॉज अच्छे नहीं, रेगुलेशन अच्छे नहीं है। अगर FSI से है, SSI होने के बाद भी फूड मिलावट की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करना पड़ा, न्यूज़ में आया है, तो कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी नहीं है, उसको वो सुधारने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। लेक ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बहुत ही कम है। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार, समाज और सामान्य व्यक्ति, इन तीनों मिलकर अगर समाज में अवेयरनेस फैलाएंगे, या तो फूड के प्रति या किसी के प्रति, तो समाज जागरूक होगा और वो अच्छा और सही और गलत में फैसला सही कर पाएगा। बस जरूरत है बस एक इंफॉर्मेशन की, एक डाटा की, एक जागरूकता की। अगला है पॉलिटिशियन आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस। आपने कभी देखा है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके मैनिफेस्टो में फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य मिलावट का कोई टॉपिक होता है? मुश्किल से मिलता है कि खाद्य मिलावट के लिए पॉलिटिशियन अपने मैनिफेस्टो में ऐड करेगी हम सरकार आने के बाद हम फूड एडल्ट्रेशन यानी खाद्य मिलावट पर ध्यान देंगे, बहुत मुश्किल से मिलता है। आगे नेक्स्ट है कॉमन पीपल आर नॉट द कंसाइज इनफ, यानी कि लोगों में एक दूसरे में समानता ही नहीं है, वो एक दूसरे से सहमति नहीं है कि हम, एक कहता है कि मेरे को प्रोसेस फूड खाता है, एक कहता है मैं ऑर्गेनिक फूड पे जाऊंगा। कहीं ना कहीं जो चेन है वो बहुत खराब है। हम शुरू से बात करते हैं, जैसे जो फूड एडल्ट्रेशन है, खाद्य मिलावट की जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो फर्टिलाइजर है, जो खेत में फर्टिलाइजर यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं, फल सब्जियां होती है, उनको खराब करते हैं, उनको केमिकल युक्त बनाते हैं। और बहुत सारे होते हैं जिनका मानसून के कारण या फिर सॉइल फर्टिलिटी के कारण सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है, जो मृदा की जो फर्टिलिटी वो खराब हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो फल है,
सब्जियां है वो खराब होती है, और जो मार्केट में आती है उनको और प्रिजर्व करने के लिए, उनको और आगे लंबे समय तक चलाने के लिए लोग उसमें केमिकल का यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल का यूज़ करते हैं, और फिर वापस आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी खराब नहीं हो जाए, एक आम की अगर खराब होने की क्षमता 4 दिन तो उससे 16 दिन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? केमिकल ऐड करके। तो सबसे पहले उसमें हेल्थ की कमी, हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे हमने देखा है स्टंटेड जो ठिगनेपन बच्चे होते हैं, 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी 39% है। ओवरवेट के केसेस आते हैं, एनीमिया के केसेस हैं, फिर अंडरवेट के केसेस आते हैं, और वेस्टेड के केसेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ से प्रभाव फूड एडल्ट्रेशन का बहुत पड़ रहा है। दूसरा बात है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी पे लगभग 2 से 3% जो जीडीपी का नुकसान होता है वो फूड एडल्ट्रेशन से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 60 करोड़ लोग फूड एडल्ट्रेशन से शिकार होते हैं और 4.2 लाख की मृत्यु होती है, जिससे अगर लोगों को मृत्यु हो रही है तो वो जो इकोनॉमी में योगदान उनका कम हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं 3 से 4% इकोनॉमी को लॉस होता है, जीडीपी का इकोनॉमी को लॉस होता है। फिर बात करते हैं कि समाज पे लेवल पे क्या फर्क पड़ता है। समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है। अगर हम जागरूकता के साथ सामान्य व्यक्ति, सरकार और समाज, ये तीनों मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे तो ये फूड एडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है, जो मिलावट है उसको रोका जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी बॉडीज। जो एफएसएसआई है, भारत का फूड, जो भारत का खाद्यान्न मानक प्राधिकरण है एफएसएसआई, वो अगर अपनी टेस्टिंग लैब, जो ये एफएसएसआई के अंडर जो टेस्टिंग लैब होती है वो काम करती है। मार्केट में कोई भी सर्दी में अगर तरबूज मिल रहा है तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए कि सर्दी में तरबूज कैसे मिल सकता है। तो उसकी जांच हो, उसमें देखा जाए कि क्या क्या उसमें केमिकल ऐड किए गए हैं। हर एक सब्जी, हर एक फल जो मार्केट में आता है उससे पहले जो गवर्नमेंट की जो लैब है वहाँ पर टेस्टेड हो, वहाँ के जो मानक के अनुसार अगर वो है तो कहीं ना कहीं उसे मार्केट में जाना चाहिए, वो भी बिन मौसम। तो जो फूड स्टैंडर्ड की जो लैब है उनका स्टैंडर्ड, उनको फंडिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कि वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी के एडवांसेस इक्विपमेंट लगाए, जिससे फूड टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़े, और जो इसकी अवेयरनेस है फूड टेस्टिंग की या फिर मानक की वो कहीं ना कहीं बढ़े। और लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट मॉल से या फिर मार्केट से खरीदे उसके पीछे सिंबल लिखे होते हैं कि इसमें इतना शुगर है, इसमें इतना सोल्ट है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सारी जानकारी एफएसएसआई पे लिखी हुई है, हमें बस राइट सही दिशा और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। फिर आता है सॉल्यूशन के नाम पे क्या कर सकते हैं अपन, क्या सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन पहला जागरूकता अभियान, 3 स को मिलाना है। मैं हमेशा 3 स की बात करता हूं, क्या क्या है? एक तो सरकार, एक सामान्य व्यक्ति और एक समाज। इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें तो सेंटर और स्टेट में, सेंटर जो पॉलिसी ला रही है वो स्टेट को प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट करना, और स्टेट के अंदर जो भी एफएसएसआई की लैब है उनको कोऑर्डिनेशन के साथ हमें सेंटर के साथ उसको मिलजुल के काम करना चाहिए। फिर एक बात आती है, एक वर्ल्ड बैंक का एक कॉन्सेप्ट है फूड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कॉन्सेप्ट फूड बैंक, फूड बैंक क्या होता है? हर एक गांव में ऐसे, जैसे गवर्नमेंट की एफसीआई एक संस्थान है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में बनी थी। तो वो हर एक जिले में, हर एक राज्य में उनके खाद्यान्न स्टोरेज करने के वहाँ पर फैसिलिटी बनाई गई है। तो वैसे ही एक फूड बैंक का कॉन्सेप्ट है कि जो व्यक्ति पीडीएस से राशन प्राप्त करता है, सब्सिडी पर राशन प्राप्त करता है, उनको ये अधिकार होगा कि फूड बैंक पे जाए और अपना खाद्यान्न, जो जैसे दाल है, उचित न्यूट्रिशन वाली, उचित पोषण वाली दाल, तेल, जो खाने योग्य सामग्री है उसे मिले। तो फूड बैंक का कॉन्सेप्ट हर एक गांव में लाना पड़ेगा सरकार को। तो अगर फूड एडल्ट्रेशन के केस है जो इंडिया में कम होना चाहते हैं, अगर होंगे तो फूड बैंक के जरिए हो सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही बात करें सॉल्यूशन और क्या हो सकता है, जो एफएसएसआई में उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जो लैब है, लैब को टेक्नोलॉजी अनबिल्ड करने की जरूरत है। अगर लैब में टेक्नोलॉजी होगी, तकनीक होगी, तो तकनीक के माध्यम से उस स्टैंडर्ड पे, जो स्टैंडर्ड बनाए गए, जो मानक बनाए गए, उसके अनुसार हम फूड प्रोडक्ट को रेडी कर पाएंगे। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलवेज मेक श्योर दैट फूड ब्रिंग्स यू गुड हेल्थ एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी। आप ऐसा खाना खाइए जो अच्छा हो, अच्छा पोषित हो और बैलेंस डाइट वाला। उसमें एक थाली होती है, थाली में चावल हो, दाल हो। अगर बैलेंस डाइट होगी, बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, संतुलित आहार होगा, संतुलित पोषण होगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो बीमारी होती है, इससे फूड एडल्ट्रेशन, चाहे कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे उसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो, ये सारी डिजीज़ आपको नहीं होगी।
तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ताकि आप जीवन में अपने लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए अच्छा कर पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा, और कुछ और टॉपिक चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कीजिएगा, हम उस पर टॉपिक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।